मैं एक मॉडल क्लास घराने का बेटा था। मेरा नाम शहजाद है और मैं जब नौकरी करने लगा तो घर वालों को मेरी शादी का ख्याल आया। घर में मेरा एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। एक बड़ी बहन थी, वो भी शादीशुदा थी और अपने घर थी। इसके अलावा घर में 2 छोटी बहनें थी और मैं था। अब मेरी शादी की बारी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मेरे लिए लड़की तलाश करें। उन्होंने वही ब्रोकर हायर किया था जो पहले बड़े भाई और बाजी की शादी के लिए बुलाया था। इसका एक तरीक़ा था कि उसके पास तस्वीरें पास होती थी। तस्वीरों के पीछे नाम और उम्र, वज़न सब लिखा होता था और तस्वीरें देखकर चिल्लाया गया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैंने तस्वीरें तेरे कमरे में रख दी है, देख लेना। तुझे जो लड़की पसंद आए मैं उसके साथ तेरी शादी करवा दूँगी। पहले तो मैंने ऐसे महसूस करवाया कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं, हाँ मैं देख लूँगा, तस्वीरें बस ठीक है, बस खैर है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में जाकर तस्वीरों पर झपटा और चेक करने लगा और इन पूरी तस्वीरों में जो लड़की सबसे पतली और खूबसूरत थी, मैंने उस पर हाथ रखा और उसका नाम लाइबा था। उसकी उम्र 24 साल की थी, वज़न इसका 50 किलो था। मैंने कहा कि ये ठीक है और मैंने वो तस्वीरें से ऊपर रख दी और अम्मी से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है। मैंने उसको सुबह बताया। अम्मी ने भी कह दिया कि ठीक है। अब मैं ऑफिस में ही सोच रही वो लड़की कैसी होगी, असल में वो इसके घर वाले कैसे होंगे। और मैंने इनकी तस्वीर भी बना ली थी और मैं तस्वीर को ही देखता रह जा रहा था। कुर्सी पर बैठा था और मेरे हाथ में वही तस्वीर थी। मैं बार बार उसको देखता और फिर दिल में उसके बारे में सोचता रहता। कभी उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखता, कभी उसकी आंखों को गौर से देखता। मुझे लगता है जैसे वो मुझसे बात कर रही है और मैं उसके चेहरे के हर नक्श को याद करने की कोशिश कर रहा था। दफ्तर में भी मेरा यही हाल था और मैं फ़ाइल खोलता तो नज़र तस्वीर की तरफ चली जाती। मैंने उसकी तस्वीर को अपने पास रखा था और जब भी मौका मिलता था उसे देख लेता था। मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो हकीकत में कैसी होगी। क्या वह वैसी ही खूबसूरत होगी जैसी तस्वीर में लग रही है या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मैं भी ये भी सोच रहा था कि उसका लहजा कैसा होगा, वो बात कैसे करेगी, क्या वो नरम मिजाज की होगी या खारिश करने वाली होगी। और मैं उसके घर वाले के बारे में भी सोचता था कि वालिदैन कैसे होंगे, उनका घर का माहौल कैसा होगा और वो किस तरह लोगों में पली बड़ी होगी। और मैंने सोचों में खोया हुआ था और बार बार तस्वीर को देखता जा रहा था। जैसे ही वो तस्वीर मेरी दुनिया बन गई थी और मुझे बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस वही एक चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था और मैं इसमें गुम होता जा रहा था। घर आया तो अम्मी ने उसके बारे में थोड़ी और मालूमात निकाली थी। वो बता रही थी कि उसका घर कैसा है, उसके वालिदैन किस तरह के लोग हैं और उसके भाई बहन कौन है और उसकी तालीम और काम के बारे में भी तफसील से बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि लड़की ही बहुत नरम मिजाज और समझदार है और घर वाले भी अच्छे लोग हैं। उन्होंने पहले ही पता कर लिया था कि हमारी फैमिली कैसी है और सब कुछ ठीक है। फिर मेरी तस्वीर भी भेज दी गई। लड़की के घर वालों ने अब इनकी तरफ से कॉल आ गई कि वो हमें बुलाए। हमने तैयारियां की और तयशुदा दिन पर उनके घर के किए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, माहौल खुशगवार और पुरसुकून था। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, बातें हंसी मजाक की हो रही थी। मुझे लगा कि सब कुछ जैसे कुदरत ने खुद तरतीब दे दिया है। चंद दिनों बाद सारे मामलात मुकम्मल हो। मैंने लड़की को गौर से देखा, वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई। हमारे घर वाले भी मुतमईन थे। छोटी सी फैमिली थी, बस वालिदैन और 2 भाई बहन थे। रस्म और सादा था। तारीख तय हुई, निकाह की रस्म हुई। हमें जहेज़ की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बहुत से मोहब्बत से थोड़ा सा सोना या छोटा ऐसा वलीमा हुआ और मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई। और शादी के बाद का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे आम शादीशुदा ज़िंदगियों में होता है। हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि वो बहुत एतमाद और बेबाक है। पहली रात भी वो बिल्कुल शर्माई नहीं थी। इसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे मुझे बरसों से जानती है। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन खुशी भी हुई कि दिल में ख्याल आया कि अगर वो शर्माती तो हालात किस तरह होते। मेरे दोस्त ने बताया कि शरीफ लड़कियां शादी की रात कई दिन तक शर्माती रहती है लेकिन मेरी बीवी बिल्कुल भी नहीं शर्माई थी। इस लम्हे मुझे समझ आया कि अभी के लिए सब कुछ ठीक है और मुझे कुछ भी गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। शादी के शुरू में है तो हर इंसान को अपनी ही बीवी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सुबह शाम और लाइबा एक दूसरे के साथ होते, एक ही कमरे में कभी हंसी मजाक, कभी मोहब्बत, कभी छेड़छाड़ी, एक दूसरे को देखते रहना, मोहब्बत करना, प्यार करना, साथ रहना, मस्ती मजाक करना। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी और ये मेरी बीवी भी अच्छी थी। फ़ौरन मेरी बात मान लेती थी और हर बात में मेरा साथ देती थी। मैं इसको जितनी दफ़ा कहता कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, वो फ़ौरन मान लेती थी। मैं उसके साथ बैठता तो वह नज़रें मिलाकर देखती और मैं भी बार बार उसे देखता। कभी भी हम हंसते, कभी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को छेड़ते। हम एक दूसरे के क़ुर्बत से खुश थे और हर लम्हा कीमती महसूस होता। मुझे लगता है कि उसके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। बाकी इन मर्दों से
मैं नहीं था कि जिनको हर वक्त अपनी बीवी की ज़रूरत होती है। मैं नॉर्मल इंसान था, मेरी सीधी सादी ज़िंदगी थी। मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे कोई फैंटासिटी या मेरी बीवी हो तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। बस नॉर्मल इंसान था। और क्या, मैं बस खुश था कि मेरी बीवी मेरे साथ है और हम एक दूसरे की कदर करते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको हनीमून पर ले जाया, लेकिन मैंने अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि हम हनीमून उस कमरे में भी तो मना सकते हैं। वैसे भी अगर मैं आपके साथ हनीमून पर जाती तो सारा वक्त कमरे में ही तो गुजरना है। मैं हैरान होकर मैंने इसकी इतनी अजीब बात क्यों कर दी। कभी कभी वो बहुत अजीब बातें करती थी, मतलब ऐसी बातें करती थी जैसे जो सिर्फ मर्द करते हैं, मस्ती में उसके आके औरत को ऐसा महसूस करवाने के लिए कि इसे शर्म आ जाए। इसकी बातें सुनकर कभी कभी मुझे शर्म आ जाती थी। फिर मैं सोचता था कि ऐसे भी औरतें हैं जो मर्दों की ख्वाहिशात को बिल्कुल भी नहीं समझती और बस शर्माती रहती हैं या अपना मस्ती में निकाल देती से कम उसको मेरी फ़िक्र तो है। एक दिन कमरे में आई और कहने लगी कि आपकी अम्मी ने मेरे लिए इतने सारे बर्तन रख दिए कि मैं क्या करूं, मुझे धोने पड़ेंगे। मैंने भी हालत को सुलझाने के अंदाज में कहा कि देखो, अगर तुम बर्तन धोगी तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा। उसने कहा कि क्या सरप्राइज़ है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बाज़ार लेकर जाऊंगा, चौक तक जाएंगे और उसको आइसक्रीम खा के आएंगे। उसने कहा कि ये सरप्राइज़ तो अच्छा है, मैं अगर मैं कुछ और मांगूँ तो भी। मैंने कहा कुछ और क्या मांगो। मुझे लगा कि कुछ ऐसा मांगेंगे जो ज़्यादा महंगा हो या जिसमें मेरे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको बताती हूँ। मेरे कान के पास आकर ऐसी बात बोली कि मैं हैरान हो गया। उसने जो चीज़ मांगी थी वो उसी की थी और उसमें कोई पैसे भी नहीं लगते थे, लेकिन मुझे उसकी बेबाकी कुछ अजीब लगी। अब हमारे घर में एक अजीब सा रिवाज पड़ गया। जब इसको मेरे घर वाले तंग करते या ज़्यादा काम करवाते तो वो मुझे कहती कि मुझे यही वाला सरप्राइज़ चाहिए, यानी मुझे आपका वक्त चाहिए। उसकी सोहबत करना बहुत अच्छा लगता था लेकिन मैं मजबूर और परेशान हो रहा था क्योंकि घर में 2 जवान बहनें थी। छोटे छोटे कमरे थे, एक ईंट वाली दीवार बनी हुई थी। आवाज़ें दूसरे कमरे में जाती, हंसी मजाक की आवाज़ें तक तो बात ठीक थी, लेकिन और भी मामूलात होते हैं और हर टाइम में कमरे में नहीं घुसा रह सकता था। तो जैसे ही घर आता वो मुझे कमरे से बाहर ही नहीं जाने देती थी। तो ये हैरान होता था कि एक औरत ने शादीशुदा एक ही काम के लिए की है क्या। कुछ भी ज़्यादा हो जाने अच्छा नहीं लगता। अब ये भी ज़्यादा होने लगा था और मैं परेशान हो रहा था। अब मैं इसकी चीज़ से चिढ़ रहा था क्योंकि मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी पहले और बात थी और मैं अभी भी अपनी बीवी को वक्त देता था। लेकिन अब जब से मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हुई, मैं ऑफिस जाता था, सुबह जाता था, रात को आता था। जैसे ही आता था मेरी बीवी कहती थी कि मुझे टाइम दो, मेरी बात मानो, मेरे साथ सोबत करो। और मैं इतना थका हुआ था कि मुझे बिस्तर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता था। मैं खुद तो कहता था कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और बस सो जाऊंगा, लेकिन वो बहुत परेशान करने के लिए तैयार बैठी रोती थी। और एक दिन रात को जब मैं दफ्तर के कागजात रिपोर्ट्स के साथ घर आया तो बीवी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और चुपके से अंदर आकर बीच कमरे में खड़ी हो गई। वो एक हाथ में चाय का कप पकड़ी थी और दूसरे हाथ में मेरा शोल्डर पर हाथ रखकर दुनिया में थकन के मारे आंखें झुकी आई और बिस्तर की तरफ चल दिया। लेकिन वो पीछे आ गई और बैठ गई और मैंने कहा कि आज मुझे बस सोना है। उसने मुस्कुराकर कहा कि थोड़ी देर तो मैं तुम्हारे साथ गुजरना चाहती हूँ। मैंने आंखें बंद करके सर हिला दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसकी बातों की शिद्दत मुझे बेचैन कर रही थी। कभी वो चुपके से मेरे पास बैठकर मेरी चाय से एक घूंट पी लेती, कभी अपने हाथ से मेरा बाजू छोटा सा चिमटा लगाती, कभी टीवी लगाकर हल्की मसाजिया म्यूज़िक लगाती, मुझे हंसने पर मजबूर करती। दिल ही दिल में सोचता कि ये सब मेरी थकन के बाद इम्तिहान है, लेकिन मेरे सामने बैठे इतनी बेबाकी और खुशमिजाज लग रही थी कि दिल नहीं चाहता था कि उसे ढकेल दूँ। मैंने कोशिश की कि खामोश रहूँ, बस देखता रहा, लेकिन हर मंजर और हर हरकत मेरे असा पर असर कर रही थी। अब ये बात ऐसी बात थी जैसे मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं दिन भर के काम के बोझ दब जाता और घर आकर थकन से चूर होता, लेकिन वह हर वक्त मेरी तवज्जो चाहती थी, उसकी बातें सुनता और दिल में सोचता कि कैसे हालात ऐसे हो कि मैं अपनी ज़िंदगी की रूटीन के मुताबिक थका हुआ था, लेकिन उसके मुस्तक़बिल ज़रूरत और ख्वाहिश में दबाते रहती थी। हर लम्हा बोझा लगता था और खामोश रहकर बस वक्त गिन रहा होता है। मेरी बीवी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि जैसे ही वो मुझे देखती उसका बस ये इरादा होता था कि उसकी बात मान लूँ, फ़ौरन तैयार हो जाऊँ, मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम कर लूँ, बस यही करता रहूँ बैठ के। कभी तो मुझे खाना भी नहीं ना खाने देती। एक दिन शाम को जब मैं घर आया तो कमरे का माहौल गर्म और तनाव से भरा हुआ था। बीवी मेरे कमरे में के दरवाजे पर खड़ी थी, उसके हाथ में चाय का कप था और आंखों में
बेसब्री की झलक थी। मैंने बैठकर चुप जेब से छोटे छोटे कागज़ निकाले। थकन के मारे बिस्तर की तरफ झुकने लगा। वो फ़ौरन मेरे पास आ गई और मेरे हाथ अब मेरे शोल्डर पर रख दिया और मैंने नरम लहजे में कहा, देखो अब मेरी छुट्टियाँ नहीं है, मैं बहुत थक जाता हूँ। हम काम करते हैं, हम एक दिन बना लेते हैं इस चीज़ के लिए, हफ्ते का दिन रख लेते हैं। त्यौहार को मेरी छुट्टी होती है, मैं सुबह तो आराम से सोऊंगा, आराम से तुम्हारे साथ वक्त स्पेंड करूँगा। वीकेंड हम काम कर लिया करेंगे। इस दौरान वो मेरी तरफ नज़रें जमाए बैठी रही और फिर जोर से बोली, हफ्ते में एक दफ़ा आपका दिमाग तो ठीक है, मैं तो पागल हो जाऊँगी। मैंने सर हिलाकर कहा, क्या मतलब पागल हो जाऊँगी? अभी भी तो ऐसी भी औरतें रहती हैं जो अपने शौहरों को से दूर रहती हैं। वो परदेश में शौहर होते हैं लेकिन वो पीछे गुजारा करती हैं और वो क्या पागल हो जाती है? ऐसे ही भी लोग हैं जो महीनों में एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं या हफ्ते में एक दफ़ा घर आते हैं। इसके चेहरे की लाली बढ़ गई और वह करीब आकर बोली, इसलिए तो मैंने आपसे शादी की थी कि आपकी इस नौकरी की वजह से, आपकी नौकरी शहर में है। इसने मैंने दिल में सोचा कि ये तो गैर माकूल बात है, लेकिन वो मेरी हर दलील की नज़र को अंदाज कर रही थी। मैंने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने तो साफ इनकार कर दिया, बल्कि सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि मेरे सामने हाथ उठाकर कहने लगी, आपने ऐसा सोचा भी क्यों? मैं आपको अच्छी लगती है क्या? मैं आपको खूबसूरत नहीं हूँ क्या? मैं प्यारी नहीं हूँ? मैंने उसने समझाने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझी बात को। मन नरम लहजे में बोलता, अपने हाथ उसको हाथ पकड़ कर कहना चाहता कि देखो, हम दोनों के लिए बेहतर होगा, लेकिन उसकी नज़रें गुस्से और जिद से भरी हुई थी। हर रोज़ ये सिलसिला जारी रहता है। कभी वो मुझे मजबूर कर दी तो कभी मैं उसकी बात मान लेता, कभी हमारे दरमियान झगड़ा हो जाता। एक दिन मैंने देखा कि वो सोफे पर बैठकर टहल रही थी, हाथ सर पर रखे और आंखें भरी हुई थी। मैंने आहिस्ता से उसके करीब जाकर कहा, आओ हम बैठकर बात करें। वो सर उठाकर मुझे देखती रही और फिर बोली कि आपको मेरी कदर नहीं करते, आप मेरी ज़रूरत नहीं समझते। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये तो महज मोहब्बत और अपनी ख्वाहिश का मुजाहरा है, लेकिन माहौल इस वक्त बहुत दबाव वाला था। कमरे की रोशनी मध्यम थी और खिड़की के पर्दे बंद थे। हवा का छोटा सा झोंका भी हर वक्त कमरे की गर्दिश करता था। मैं कदम बढ़ाकर उसके पास बैठा और बाजू पर हाथ रखा, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने के तैयार नहीं थी। उसकी आवाज़ में सख्ती थी, आँखों में नाराज़गी झलक रही थी। मैंने समझाने की कोशिश की, हम एक दिन मुकर्रर कर लें, लेकिन वो बार बार वही अल्फाज दोहराती कि आप मुझे क्यों टालते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। खामोश होकर उसे देखता रहा। दिल में सोच रहा था कि कैसे है ये हर रोज़ की रूटीन हमारे दरमियान छोटी छोटी टकराव की शक्कर इख्तियार कर रही थी और मैं थकन के बावजूद उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने एक दोस्त से बात की। मेरा वो दोस्त बचपन का दोस्त था। हम एक शाम पार्क में बैठे थे, दरख्तों के नीचे हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं बच्चों की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सिर्फ उससे इस मौजू का इशारा किया, कोई खुल की बात नहीं की, लेकिन वो फ़ौरन समझ गया। उसकी आंखों में तजस्सुस और समझ बूझ दोनों झलक रही थी। उसने कहा, यार तू तो खुशकिस्मत है, तू ये तो खुश होना चाहिए कि मैंने सर हिलाकर कहा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये सब कुछ नहीं है। मेरे घर में 2 बहनें हैं, बड़े भाई हैं। मैंने कब बहुत कर लिया, बस अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने इनकी भी शादी करानी है और अपनी लिए भी कुछ करना है। मेरे अपने अभी कुछ ख्वाब है, माँ बाप का भी ख्याल करना है और उनको भी मैं उम्रा भेजना है। मैंने इसे अपने दिल की भारी कैफियत बताई। बड़ा भाई बचपन बहुत कुछ कर चुका है, वो साइड पर हो गया है। मेरी बीवी की ज़िंदगी तो सिर्फ एक ही चीज़ है, अब ये कब तक चलेगा? इसने कहा कि शादी के शुरू में ऐसा होता है, बाकी जब ये नहीं होगा तो वो भी परेशान होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा, कोई गम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंसानों की तरह मेरे साथ रहे जैसे बीवियाँ रहती हैं। ऐसा मन्ना महसूस करवाए कि मैंने एक ही काम के लिए शादी की है। मेरा दोस्त कुछ देर खामोश रहा, फिर बोल पड़ा कि तू ही गलती पर है। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी ज़िंदगी की हकीकत को समझ रहा है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श बात नहीं कर रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी बीवी ज़्यादा ही पागल हो गई। एक दिन शाम को जब मैं घर आया तो वो खिड़की के पास खड़ी थी, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, वो आंखों में नाराज़गी थी उसके, और हम दोनों के लिए एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर गुस्से में हमारी लड़ाई शुरू हो गई। वो बोली, फिर और क्या करूं, किसी और के पास चले जाओ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, ये क्या बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें तो हमें नहीं करनी चाहिए। मेरी भी तो ईगो थी, मैं भी मर्द था, मुझे भी गुस्सा आ गया और हम दोनों एक दूसरे की तरफ नज़रें जमाई और लड़ाई की लंबी हो गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बस लड़ाई हो गई है, ये तो अब साइड पर रहेगी। मैंने भी साइड पर, लेकिन वो इतनी अजीब तरह की लड़की थी, इसने इस चक्कर में उसे सॉरी भी बोला और उसकी आवाज़ में नरमी थी और आँखों में पेशमानी थी, जबकि लड़कियाँ आमतौर पर इतनी जल्दी सॉरी नहीं बोलती। फिर उसी ने अपनी बात मनवा ली और खामोश होकर खिड़की से बाहर
आसमान की तरफ देखने लगी। मैंने भी सांस थाम कर उसे देखना शुरू किया और दिल में सोचा कि लड़की वाकई मनफूरत है। आज जितना वक्त मैंने अपनी बीवी के साथ गुजारा था और जितना भी उसको समझ पाया था, मुझे पूरा यकीन था कि वो जल्दी ही मुझसे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेगी और फिर से मुझ पहले जैसी हो जाएगी। और मैं भी यही चाहता था कि 3-4 दिन बाद मेरा भी दिल चाहने लगा कि मैं इससे बात करूं, उसके साथ वक्त गुजारूं, उसे गले से लगाऊं, प्यार करूं। लेकिन वो मेरी करीब नहीं आती थी और मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रही थी। जबकि बिल्कुल जब मैंने खुद ही उसे सॉरी बोला तो उसने तब भी अजीब सी एक्शन दिया। ठीक है कहकर मेरे पास आने के बजाय मुझसे दूर हो गई। रात भर वो फ़ोन पकड़ के बैठी रहती और अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ रहती। मैं देखता कि उसकी नज़रें खालीपन में गुम रही है और हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर संजीदगी और थकन दोनों झलक रही थी। मैं सोचता कि वो ये मामूली बात नहीं है। और जब मैं सुबह घर से निकल जाता तो वो भी कहीं निकल जाती और मैं पूछता कहती कि अम्मी की तरफ जा रही हूँ और फिर वहाँ जाकर मुझे मैसेज भी करती, वीडियो कॉल भी करती। मतलब कि होती वो उधर ही थी, लेकिन उसके बावजूद उसका रवैया मुझसे बिल्कुल अलग था और मैं हैरान रह गया था। ये तो इस चीज़ के बगैर रह नहीं पाती थी। मैंने तो हमेशा कोशिश की थी कि इसकी हर ज़रूरत पूरी करूँ, इसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखूँ। उसने तो मेरी ज़िंदगी आसान बनाई थी, लेकिन अब अचानक से वो मुझसे इज्तनाब करने लगी थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि इसको क्या हो गया, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों वो अपनी नाराज़गी और दूरी के साथ मुझे अपना इतना बेबस महसूस करवा रही है। हर लम्हा उसका रवैया मेरे दिल पर भारी था और मैं खामोश होकर सिर्फ ये सोचता रह गया कि क्या वाकई कोई तवज्जो है या सिर्फ उसकी अपने अंदर की कैफियत है। यहाँ तक कि उसने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं अब उसके पास जाने की कोशिश करता तो वो आगे से कोई बहाना बना कर देती और बिल्कुल ही मैं हैरान रह जाता कि मैं सोचता कि ये कैसा रवैया है। हर बार जब मैं करीब आता तो वो कुछ ना कुछ कहकर पीछे हट जाती और मेरी हर कोशिश नाकाम बना देती। बिलाखिर मैंने खुद ही उसे सॉरी बोल लिया। मैंने कहा कि था कि मुझे माफ़ करो और दो, वो मेरी गलती थी, मैंने दिल की गहराई से कहा। फिर उसने मुझे थोड़ा वक्त दिया, लेकिन वो पहले जैसा भले की तरह नहीं हुई और उसी के अंदर बदलाव इतना बड़ा था कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने महसूस किया कि कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसकी आदत और रवैये में इतना फ़र्क आ गया कि हर लम्हा हैरानी उलझन में पैदा कर रहा था। मैं मजबूरी में उसका फ़ोन उठा लिया। दिल में शक बैठ गया, शायद उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने फ़ोन खोला, पूरा चेक कर किया, पैगामात, कलर्स, सोशल मीडिया, हर चीज़ देखी, लेकिन कुछ भी मुश्किल या गैर मामूली नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि ये सब कैसे मुमकिन हो, इसने अपनी तलब और ख्वाहिश को कैसे कंट्रोल कर लिया। मैंने अपने दिल से कहा कि ओके ये मुमकिन है क्या, और फिर भी ये सोचने लगा कि मैं तो यही चाहता था कि वो अपनी ख्वाहिश और जज्बात पर काबू पाए। तो फिर अब मुझे कोई मसला हो रहा है, दिल में तो थोड़ी उलझन है, लेकिन मैं उसे कहा कि छोड़ो बस, सारा कुछ नॉर्मल है, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। मैंने सांस गहरा लिया और ख़ुद को यकीन दिलाया कि सब ठीक है। अब रोज़ाना अपनी अम्मी के घर चली जाती, बीच में 2 दिन बीत जाती है। कमरे में रोशनी मध्यम थी और बाहर शाम की हल्की हवा चल रही थी। इसने गैर मौजूदगी का बोझ मेरे दिल पर बढ़ता जा रहा था। ज़ाहिर है घर की बहू घर पर ना रहे तो बातें तो होंगी। मेरे घर वालों को भी मसला होने लगा। वो मुझे समझाने को आए और कहा कि उसे समझाओ तो देखो वो क्यों घर नहीं आ रही है। उनको भी शक हो गया था उसको, तुम मुझसे लड़ाइयाँ करते हो इसलिए वो चली जाती है, तो हमारे काम नहीं होता। कहा ऐसी तो बात नहीं है, दिल में परेशानी थी। एक दिन मैं घर चला गया ताकि उसके घर वालों से बात करके उसे समझा सकूं, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो घर में नहीं थी। उसने बताया था तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हमारे घर तो वो 2-3 दिन हफ्तों से नहीं आई है। एक दिन 2 दफ़ा आई थी बीच में, उसके बाद नहीं आई। बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये कहाँ गई है। इसी अब ये एक ही तरीका था मेरे पास उसका पीछा कर। एक दिन मैंने बहन के कमरे में छुप कर कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बहन कॉलेज गई थी। थोड़ी देर बाद मैं घर से निकली, मैं भी उनके पीछे निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ और पीछा कर रहा था। मैं खामोशी से उसके कदमों को चलता जा रहा था, देख रहा था कि कहाँ जा रही है। वो अपने ही मोहल्ले की तरफ जा रही थी जहाँ उसके माँ बाप का घर था, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर नहीं जा रही थी। उसने और क्या कि और पता चला कि वो एक पार्लर की तरफ जा रही है। उसने दिल ही दिल में कहा कि पार्लर में जाती है तो फिर छुपाती क्यों है, झूठ क्यों बोलती है। सो दूसरा दिन फिर मैंने उसका पीछा किया, फिर वो उसके पार्लर की तरफ जा रही थी, लेकिन ना तो उसके चेहरे लग रहा था कि उसने कोई ट्रीटमेंट करवाई है, ना ही उसका पैसा खर्च किया था। इस पार्लर के सामने खड़ा था
वो 2 लोग बातें कर रहे थे कि मैंने सुन लिया। उन्होंने कहा कि इन पार्लर वालों से लेने से ही तमाशा बनाया हुआ है, यहाँ पे ये औरतों को भी खुश करते हैं और मर्दों को भी खुश करते हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि क्या मतलब, तो उन्होंने कहा कि भाई नया ज़माना है, डिजिटल दौर है, आजकल सिर्फ गंदे फहाश के अड्डों पर औरतें नहीं मर्द भी मिलते हैं, यहाँ पर भी यही वो सब कुछ होता है। मैं सुनकर अंदर से लरस गया, हैरान हो गया। मुझे सारी बात समझ आ गई। मेरी बीवी वही करती थी जो कोई मर्द करता है। जब वो अपनी बीवी से खुश नहीं होता तो वो तवाफ़ खाने चला जाता है, और यहाँ पर ये ऐसा ही तवाफ़ खाना है जहाँ सिर्फ तवाफ़ नहीं बल्कि मर्द भी मिलते हैं। मैं समझ गया कि मेरी बीवी गुनाह के दलदल में फंस गई है, और अगर मुझे इसे यहाँ से निकालना है तो मुझे कुछ करना होगा। दिल तेज़ धड़क रहा था, हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन जब दिल में एक अज़म पैदा हो गया था कि अब ये मामला सिर्फ मेरे हाथ में है, मैंने गहरी सांस ली और अपने अंदर ही तय कर लिया कि अब खामोश और इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया है। अब मुझे फैसला करना होगा। रात को जब मेरी बीवी वापस आई तो कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर हवा के दरवाजे शीशे से झलकती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उसके चेहरे पर थकान और बेख्याली देखी, लेकिन दिल में अजीब सा खौफ और उलझन भी थी। मैंने उसे घूरा और पूछा कि तुम कहाँ गई थी। वो फ़ौरन बोली कि मैं मम्मी की तरफ गई थी। मैं जान गया कि सफ़ेद झूठ है, लेकिन उसके अंदाज़ में ऐसी एतमाद थी जैसे वो बिल्कुल सच बोल रही थी। उसे कोई खौफ नहीं था। सीना तान कर मेरे सामने खड़ी थी और उसके लबों पर सुकून के साथ झूठ के अल्फाज जच रहे थे। मैंने दोबारा पूछा और कहा, सच सच बता दो, कहाँ गई थी। इसने फिर कहा कि मैं अम्मी की तरफ गई थी, लेकिन इसके चेहरे के तासरात ने मुझे ये बता दिया था कि वो जानती है कि मैं झूठ को पहचान रहा हूँ। और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थी, लेकिन उसके लबों पर वो सुकून और नरमी थी जो किसी गलती को छुपाने के लिए इंसान दिखाता है। मैंने दिल में सोचा कि अब बस खामोश से नहीं रह सकता, ये मामला भी ख़त्म होना होगा। मैंने कहा, अच्छा आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, सच बता दो। अब भी इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, जैसे पूरा यकीन हो कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन मैंने उसे बताया कि मैं जानता हूँ वो कहाँ गई थी। उसने वक्त भी बताया, किस टाइम पर वहाँ से वापस आई, और जगह भी वाज़ेह कर दी। उनकी आंखों से पहली बार हल्की परेशानी झलकने लगी, लेकिन जब वो ये भी मानने तैयार नहीं थी कि वो झूठ बोल रही है। दिल में गुस्सा बढ़ने लगा। ये छोटी बात नहीं है थी। मैंने देखा है कि ये मामूली बात नहीं रहा, बल्कि इसकी परिकरीब के बहाने के रवैये में झलक रही थी। मैंने हथेली थामी और फ़ौरन से थप्पड़ मारा उसके मुँह पर लगा। वो अचानक झुक गई और रोने लगी। मेरी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों एक साथ थी। मैंने उसे देखा और दिल में सोचा कि अब बस खामोशी की जगह ख़त्म हो गई, और वो रोते रोते कहने लगी कि मैं क्या करूं, आप मुझे वक्त नहीं देते थे, मेरी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते थे। मैंने उसे घूर कर पूछा, कौन सी ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हारी तो पागल हो तुम तो पागल हो, तुम्हें तो इस चीज़ का नशा है। तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल तो मैं क्या कोई भी नहीं रख सकता। वो रोते हुए बोली कि मैं क्या करूँ, अगर नशा है भी तो मैं आपसे कहती थी ना, लेकिन आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। मुझे समझ आया कि मैंने दिल से कहा कि अब बस ये मामला वाज़ेह होना चाहिए। इसने घूरते हुए कहा कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। अभी अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ जैसे मैंने उसे छोड़ा की बात की, वो बेहोश हो गए, रोने लगी। उसके हाथ पाँव लरस रहे थे, दिल धड़क रहा था। मैंने फ़ौरन उसे उठाया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। रास्ते में मुसलसल रोती रही और खामोशी बैठना उसके हाथ पकड़े से बैठा। दिल में तरस भी महसूस हो रहा था। ये सब कुछ मेरी गलतफहमी और दूरियों की वजह से हुआ। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने उसे चेक किया और कुछ देर बाद उस हालत थोड़ी बेहतरी आई, लेकिन आंखों में वही खौफ और शर्मिंदगी थी। उसने सोचा कि ये मामला बहुत नाजुक है, अब मुझे हर कदम एहतियात से रखना होगा। मैंने उसे अस्पताल के बेड पर बिठाकर देखा और दिल में कहा कि सब कुछ में हमारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, अब हम सब कुछ दुरुस्त करेंगे और मैं इसके साथ हूँ। लेकिन वो आके जो है रोती रही और कभी कभी मेरे हाथ पकड़ती और कभी पीछे हट जाती और घर वापस आया। दिल में उलझन बढ़ती गई। रात भर सोचता रह गई, मामला अब किस हद तक पहुंच गया है। मेरे दिल में सुकून नहीं था, लेकिन एक अजीब सी तरस और फिक्री कैफियत भी पैदा हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैंने उसे खुद को दूर रखा तो ये सब कुछ हुआ है। अब अगर मैं ना करूँ तो ये मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। मैंने अपने दिल से वादा किया कि अब खामोश नहीं रहूँगा और उसे करीब लाकर सही सीमत रहनुमाई दूँगा। और रात को बिस्तर पर बैठे मैंने सोचा कि अब ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथ में है। अगर मैं समझदारी से काम लूँगा तो इसे गुनाह के दलदल से निकाला जा सकता है। मैंने दिल में अज़म किया कि अब कोई उलझन नहीं रहेगी, हर कदम उसका ख्याल रखूँगा और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। अब रात देर तक सोचता रहा और दिल में यकीन दिलाया कि अब ये मामला ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ऐसे पहले जैसे मामूल के मुताबिक हो जाएगा। इस पूरी रात मैंने इसके रवैये और अपनी खामोशी में उलझन और तरस के दरमियान बैठा
रहा। मैंने खुद से कहा कि अब बस खामोशी ख़त्म हो गई है और सब कुछ दुरुस्त करना होगा। मैंने दिल में अज़म किया कि अब मैं अपनी बीवी को दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊंगा और उसे सही रास्ते पर ले आऊँगा। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन पर तवज्जो दी और लम्हा बहुत नाजुक था। मैं चाहता था कि अब कोई गलती नहीं करनी है। मैंने रात भर सोचा कि कैसे उसे समझाऊँ, कैसे उसे मेरे करीब ला सकूँ और ये कैसे मामला हल हो जाएगा। मैंने दिल में ये भी सोचा कि अगर इसकी गलतियों को कबूल करके मैंने सब्र किया तो ये भी सीखेगी कि गलतियों से निजात मुमकिन है और हमारे ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। रात के अंधेरों में मैंने अपने आप से कहा कि अब बस ये लम्हा सबसे अहम है और मुझे हर तरह समझदारी से अज़म के साथ आगे बढ़ना है। अब मैं समझ रहा था कि यह मामला अजीब सा हो गया है, लेकिन अगर मैंने हौसला और सब्र से काम लिया तो इसे दोबारा अपने करीब ला सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि अब कोई देर नहीं है और हर कदम में अपने इरादे को मजबूत रखूँगा। रात के सन्नाटे में मैं बैठा सोच रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों दोबारा सुकून और मोहब्बत के साथ रहेंगे। इसके बाद और लड़ाई और फसाद रह गया, लेकिन ज़िंदगी जारी थी। हमारी हकीकत यही थी कि कोई कहानी नहीं थी कि मैं उसे छोड़ देता। जैसे छोड़ देता अभी तो शादी हुई थी, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा भी थी और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब क्या करूँ, कैसे इस मसले को हल करूँ। हर तरफ उलझन थी, लेकिन एकदम से मैंने इंटरनेट पर कुछ देखा जिससे मेरा सवाल का जवाब छुपा हुआ था। मैं गौर से पढ़ा और महसूस किया कि शायद यही रास्ता है जिसने हम दोनों की ज़िंदगी की दुरुस्त हो सकती है। मैंने इसे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाने का फ़ैसला किया। वो पहले जाने के लिए तैयार नहीं थी, कहने लगी आप मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैंने इससे सब्र से बात की और कहा कि तुम जो कर रही हो ना वो नॉर्मल नहीं है। तुम्हारी ज़हनी कैफियत इस बात का तकाज़ा करती है कि हम किसी माहिर के पास जाएँ। मैंने उसे यकीन दिलाया कि यह अमल तुम्हारे लिए और हमारे ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है। थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मान गई। हमने डॉक्टर के पास जाना तय किया। डॉक्टर के दफ्तर का माहौल सुकून था, लेकिन हल्की रोशनी, साफ़ सुथरा कमरा और एक आरामदाह सोफ़ा था। मैंने मेरी बीवी को अलग सोफ़ों पर बैठकर डॉक्टर ने मुझे पहले अलग बिठाकर बातें की, मेरे सवाल सुने और हालात की समझने की कोशिश की। फिर वो मेरी बीवी के पास गए और उसके अलग बातें की। इसके तासुरात और लहजे वही शर्मिंदगी और खौफ था, लेकिन उसने तमाम कुछ खुलकर बयान किया। मैं खामोशी से उसे सुनता रहा। कभी इसे देखकर दिल में तरस होता और कभी सोचता कि ये सब कैसे। फिर डॉक्टर ने हमें दोनों को साथ बिठाकर सवाल जवाब करे। वो हर सवाल पर गौर और जवाब दे रहे थे और मैं भी अपने दिल की सच्चाई बता रहा था। डॉक्टर ने गौर से सुना और कभी नोट बनाकर, कभी हमें देखकर बातें की। माहौल बहुत सुकून पैदा हो गया, लेकिन तनाव भी था। हम दोनों की नज़र कभी एक दूसरे पर, कभी डॉक्टर पर जाती। डॉक्टर ने आखिर में कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे अलग बुलाकर चुपके से फ़ोन किया और कहा कि अब आप आइए, आप मेरे पास सिर्फ मुझे आपसे बात करनी है, एक बड़ी ज़रूरी बात है और अपनी बीवी के साथ लेकर आना। लेकिन इसे बताकर भी नहीं आए। वो फ़ौरन तैयार हो गया। मैंने फ़ोन बंद किया और दिल में सोचा कि डॉक्टर क्या कहने वाला है। मुझे कुछ अंदेशा नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो कदम है जो हमारी ज़िंदगी सही समझ ले जाएगा। मैंने अपनी बीवी को बताया कि हम चल रहे हैं और उसने खामोशी से रिलाया और साथ में चल दिए। दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब जो भी होगा उसका हल मिलना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी के दोबारा मामूल के मुताबिक करना है। मैं गाड़ी में बैठा और दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। सड़क के चिराग रोशनी की तरह धुंधले होते जा रहे थे और रात की खामोशी में हर लम्हा अलग रहा था। ये सब कुछ वाक़ई हकीकती और हर लम्हा सोच रहा था कि अब क्या होगा। डॉक्टर के दफ्तर के सामने पहुँचे तक मेरी तवक्कुआत और दिल में उलझन दोनों बढ़ती जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि अब क्या कहने वाला हूँ, लेकिन अंदर कैफियत ये थी कि शायद इससे मुलाकात के बाद हम दोनों की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई और ये लम्हा हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला था। डॉक्टर साहब ने मुझे अकेले बुलाया और जब मैं इनके दफ्तर में पहुँचा तो वो आरामदाह सोफ़े के पीछे बैठे हुए थे। कमरा हल्की सी रोशन था और दीवार कुछ आरामदाह तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे गर्मशी से बिठाया और कहा कि परेशान ना हो, मैंने आपको अकेले ही बुलाया है, ये मामला तो ही ऐसे होते हैं। मैंने सर हिला दिया और कहा कि ठीक है, लेकिन दिल में जलती ही। डॉक्टर ने मुस्कुरा कहा, देखिए आपकी बीवी को एक बीमारी है जिसे हम इस ज़ुबान में लाइफोमियानिक कहते हैं। मैंने इसे गौर से सुना। ये अल्फाज अजीब सा लग रहा था। मैंने पूछा कि ये बीमारी क्या है। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी इन औरतों में होती है जिनमें जिनसी तलब या जज्बात की शिद्दत मामूल से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इस तलब को पूरा करने के लिए वो कभी कभी गैर मामूली रवैये अख्तियार कर लेती है और कभी कभार ऐसे काम भी करती है जो समाज के नुक्ते नज़र से गलत लगते हैं। मैंने दिल में सोचा कि ये सब मेरे समझ से बाहर था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले अपनी बीवी के साथ अपना कनेक्शन
बेहतर करना होगा, उसके जज्बात को समझना होगा, उसके साथ वक्त गुजारना होगा और उसकी देखभाल और प्यार करना होगा। दवाइयों का इस्तेमाल भी लाजमी होगा और उसकी इस शदीद तलब को और कंट्रोल में लाएंगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि सब कुछ करना होगा ताकि हमारी ज़िंदगी दुरुस्त हो सके। मैंने पूछा कि क्या ये दवाइयाँ सारी ज़िंदगी के लिए है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं, हाँ 1 साल 1.5 साल के लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और इस दौरान थेरेपी सेंटर्स भी होंगे जिससे इनका रवैया नॉर्मल हो जाएगा और अगर वो हामिला हो जाए तो बेबी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। मैंने डॉक्टर्स की बात गौर से सुनी और दिल में सोचा कि ये कदम वाकई अहम है। मैंने वादा किया कि मैं हर तरह से अपनी बीवी के साथ रहूँगा और उसकी ज़रूरत का ख्याल रखूँगा। मैंने इसके बाद अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की और उसे बताया कि हम डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलेंगे और मैं इसके साथ हूँ। और वह इब्तिदा में कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन जब मैंने इसे यकीन दिलाया कि ये सब कुछ इसके और उसे हमारे ताल्लुक़ात के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मान गई। हमने दवाइयाँ लेना का अमल शुरू किया और इसके साथ हर वक्त मौजूद रहा। मैं हर दिन इसकी ज़रूरत का ख्याल रखा करना, बनाना, उनके मूड को समझना, बातें करना, खेल कूद में उसके साथ वक्त गुजारना, ये सब कुछ मेरी ज़िम्मेदारी बन गई थी। लेकिन मुझे खुशी थी कि ये सब कुछ करने से वो बेहतर हो रही थी और हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो रहा था। मैंने दिल में सोचा कि वाकई मोहब्बत और सब्र के साथ हर मसले का हल निकाला जा सकता है। शुरू के दिनों में वो थोड़ी बेचैन रहती थी, कभी कभार वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती थी, लेकिन मैं हर बार सब्र से उसे संभालता रहा। मैंने महसूस किया कि दवाइयों के असर से उसकी तलब कंट्रोल में आ गई है और वो ज़्यादा मुतमईन और खुश नज़र आ रही थी। इसका रवैया नरम और समझदार हो गया था। वो घर के कामों में भी दिलचस्पी लेने लगी और मेरे साथ हर लम्हा वक्त गुजारने की कोशिश करती। हमने थेरेपी सेंटर में भी हिस्सा लिया जहाँ हमें डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से एक दूसरे को समझने का मशक़ कराई। मैंने इसके जज्बात और रवैयों को बेहतर समझना शुरू किया और वो भी मेरी बातें गौर से सुनने लगी। हमने मिलकर अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े मसाइल बातें किए और हर मामले को हल करने की कोशिश की। इस दौरान मैंने महसूस किया कि ये हमारे सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती पहलू भी रखती है और उसका इलाज हम दोनों तरह से करना ज़रूरी है। दवाइयाँ और थेरेपी के असरात वाज़ेह होने लगे। इसका रवैया पहले की निस्बत ज़्यादा मुस्तकिम और पुरसुकून हो गया। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसके साथ वक्त गुजारना और बातें करना दोबारा खुशी का बायस बन गया। मैंने दिल ही में सोचा कि ये सब कुछ करने से हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया और हम दोबारा एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक़ात में बन के हम ने अपने घर में मोहब्बत, सुकून और समझदारी की फ़िज़ा कायम की और वह हर दिन नए जोश और ख़ुशी के साथ गुजारा। पहली बार जब वो हामिला हुई तो मुझे एहसास हुआ कि दवाइयाँ और थेरेपी वाकई मौसर हो रही है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हमने इस बीमारी को काबू में ला लिया और अब हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार मरहला शुरू हुआ। बेटी की पैदाइश के बाद घर में खुशी का फ़िज़ा कायम हो गई और वो माँ बन गई और मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाया और उसके साथ हर लम्हा वक्त गुजारा और उसने भी अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम किया और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी हकीकत खुशियों से भर गई। मैंने महसूस किया कि दुनिया में अजीब व गरीब बीमारियां हैं जो इंसान के रवैये और जज्बात को मुतासिर करती है और उनके बारे में बात ना करना मसाइल को बढ़ा देता है। मैंने इसे सबक सीखा कि बीमारियां जिस्मानी भी हो सकती है और ज़हनी भी। उसका इलाज वक्त पर करना और अपने प्यार और सब्र के साथ साथ देना ज़रूरी है। मैंने दिल में सोचा कि इस बीमारी की वजह से हमारी ज़िंदगी का आगाज़ में जो मुश्किलात आई हैं और वो अब हमें मजबूत बनाएंगी और हम एक दूसरे के करीब आकर दवाइयाँ और थेरेपी के असर से न सिर्फ उसका रवैया बेहतर हुआ बल्कि हमारे ताल्लुक़ात में भी मोहब्बत और एतमाद बढ़ा। और मैंने हर दिन उसके साथ वक्त गुजारा, हर बात उसकी राय सुनी और उसे अपने जज्बात में आगाह किया। उसने भी मुझे अपनी ज़रूरत और एहसासात बताने शुरू किए। हम दोनों ने मिलकर ज़िंदगी में छोटे बड़े मामलात पर बात की और हर मसले का हल तलाश किया। वक्त के साथ उसकी सेहत बेहतर हुई, उसका मूड मुस्तकिम हो गया और वह हर काम में मुतवज़्ज़न और खुश नज़र आने लगी। मैंने दिल में सोचा कि वाकई मोहब्बत, सब्र, दवाइयाँ और थेरेपी के इम्तिज़ाज ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। हमने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला, जज्बात को समझा और हर मुश्किल मरहले को साथ गुजारा। इसका ये रवैया हमारी ज़िंदगी के लिए नेमत साबित हुआ। अब वो मेरे साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। हम एक दूसरे के करीब है और हर दिन सुकून और मोहब्बत में गुजरता है। मैंने अपने दिल में ये समझा कि दुनिया में अजीब गरीब बीमारियां हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है ताकि उसका हल निकाल सके। मैंने इसे अपने तजुर्बे से ये सीखा कि मसाइल का सामना हौसले, मोहब्बत और इल्म से किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हमारी ज़िंदगी में सुकून कायम रहता है। हमने मिलकर ये साबित किया कि मोहब्बत और समझदारी हर मसले का हल है और हम एक दूसरे
दूसरे के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकते हैं।